नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे और ये क्लास आपकी डेली होती है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली का डेली यहाँ पर टेस्ट लगाते रहिए और 100% है कि आपकी हिंदी इम्प्रूव ज़रूर होगी। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर एक सीरीज़ आपकी चलाई गई है यहाँ पर मॉर्निंग में सुबह आपको यहाँ पर 6 बजे वीडियो आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके जीके से रिलेटेड होगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मॉर्निंग में भी एक आपकी क्लास अब आपकी बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। जितने लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर करें। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? चलिए, 50 नंबर आपको जवाब देना है और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? मतलब इन सभी के चरण के अंत में जो होता है वो आपका होता है अल्प विराम। क्या होता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण कौन सा है? चलिए, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका सरल हो गया। किस उद्देश्य से? क्योंकि अनुप्रास दे दिया इस वजह से। वैसे भी हमने आपको बताया जब भी आपका पुनरुक्ति प्रकाश देता है तो सबसे ज़्यादा सरल अलंकार यही होता है। आपको कोई भी वर्ड होता है वो पुनरुक्ति होता है, मतलब दुरुक्ति वाले वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपसे दिया गया है कौन सा? मुख चंद्रमा है, ये तो आपका है नहीं है, तो है कौन सा? ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। यहाँ पर देखो बारे बारे ही आपको पता चल गया एक ऐसा है पुनरुक्ति प्रकाश है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। पुनरुक्ति की गई है, एक ही वर्ण का पुनरुक्ति किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। दाता का विलोम शब्द बताना है। दाता का विलोम शब्द क्या होता है? चलिए, दाता का विलोम शब्द क्या होता है? देखो, यहाँ पर दात्री ये नहीं पूछ रहा है कि यहाँ पर जो दाता है, दाता का स्त्रीलिंग क्या है, ये तो आपसे पूछा नहीं है। तो यहाँ पर दाता का विलोम शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर, याचक होता है। क्या? याचक होता है। ये ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी नंबर। या कभी कभी आपको कृपण भी आपको दे सकता है, ठीक है ना, बल्कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, कृपण भी आपका होता है। चलिए, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। कल्पना का विशेषण शब्द आपको बताना है। कल्पना का विशेषण क्या बन जाएगा? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। जितने लोग जुड़ चुके हैं लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़ चुके हैं लाइक शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए, कल्पना जो कि देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कल्पना का विशेषण शब्द। कल्पना क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। इसमें से अगर आप एक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो आपका विशेषण बनकर तैयार हो जाएगा। तो बनेगा क्या? काल्पनिक बनेगा। कौन सा? काल्पनिक ऑप्शन बनेगा ए नंबर, काल्पनिक। इस प्रकार से आपका राइट किया जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है क्या कहलाता है? चलिए बताइए, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका एकाहारी। याद रखिएगा, एकाहारी होता है। क्या? एकाहारी होता है। ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका बन जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है। कुमार का एक अर्थ है। कुमार का एक अर्थ है, क्या अर्थ होता है यहाँ पर? कुमार का अर्थ क्या होता है? प्रभाव, हीरा, तोता, गौतम। क्या बनेगा? चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन आपका है। कुमार का यहाँ पर अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन रेड के यहाँ पर गौतम। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कुमार का एक अर्थ क्या होता है? गौतम होता है। क्या? गौतम होता है। राजकुमार में उत्पन्न बालक को कुमार कहा जाता है, याद रखिएगा। और महात्मा बुद्ध को भी कुमार अर्थात गौतम अर्थात अच्छे कुल में उत्पन्न कहा भी गया है। ठीक है ना, इस कारण से ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताना है। कह रहा है, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। यहाँ पर बताइए किस प्रकार का ये वाक्य है? चलिए बताइए कैसा आपका वाक्य है। तो जब भी कभी क्या हो कि आपका दिया गया है शुभ आगमन, मतलब कह सकते हैं शुभ, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, है ना। यहाँ पर इच्छा प्रकट हो रही है। क्या? इच्छा आपकी हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बने आपका सी इच्छा बोधक होता है। क्या? इच्छा बोधक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है निस्तेज का संधिविच्छेद क्या है? निस्तेज का संधिविच्छेद क्या बनता है? चलिए निस्तेज का संधिविच्छेद क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है निस्तेज, नि धन तेज, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 57 का ऑप्शन बनेगा नि धन तेज। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नि धन तेज बनेगा, नि धन तेज बन जाएगा। ठीक है, ये आपका होता है जो कि एक विसर्ग संधि है। ठीक है, और आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? चलिए विशेषण अथवा क्रिया विशेषण है ना, अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही है, जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बी आ रहा है सभी का। तो लॉक कर देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है माल गोदाम में समास कौन सा है? माल गोदाम मतलब माल के लिए गोदाम, क्या बनेगा? माल के लिए गोदाम, है ना। इसका मतलब है यहाँ पर क्या हो जाएगा? चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष है। क्या? चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष समास आपका है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मोहन नहीं आने वाला है वाक्य है। मोहन नहीं आने वाला है वाक्य है, कैसा वाक्य है? बलदायक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक या नकारात्मक? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको नेगेटिव सेंस आपको दे दिया गया है, नकारात्मक यहाँ पर आपको दर्शाया भी गया है। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव है तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर नकारात्मक है। कैसा वाक्य है? नकारात्मक आपका जवाब बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप आपका कौन सा है? मतलब अब आप जा सकता है, तो भाई ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं। यहाँ पर आप शब्द आपको दिए हैं और आपके बाद इसमें आपने बेइज्जती कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा। अब आप जा सकते हैं ऐसा होना चाहिए, है ना। अब आप जा सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा कौन सा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? रतलाम से, जबलपुर से, नागौद से या इंदौर से? यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो ये प्रकाशित हुई थी पत्रिका इंदौर से। कहाँ से? तो साहित्य गुंजन नामक जो साहित्यिक पत्रिका थी ये इंदौर से प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहा जाता है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? भाषा, उपभाषा, बोली या लिपि? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही क्या बनेगा? ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बोली बोला जाता है। चलिए भाई बोली, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को यहाँ पर क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। क्या बन जाएगा? तो 63 का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, ऑप्शन सी। लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी हिंदी? चलिए 64 का जवाब देना है, 64 का जवाब देना है। मगही दिया है, मगही। और मगध साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो ये बिहार में था, है ना। मगध साम्राज्य आपके बिहार में, तो इससे आपको याद रहेगा कि मगही अर्थात बिहार की 3 बोलियाँ हैं, भोजपुरी, मगही और आपकी मैथिली, मिथिला नरेश। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया है संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द आपका कौन सा है? संशोधन के लिए हम लोग शब्द क्या करते हैं? तो कभी कभी आपने सुना होगा मॉडिफाई करना, है ना, या कह सकते हैं मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन बोल देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन का आंसर बनेगा 65 नंबर में, ऑप्शन बी हो जाएगा मॉडिफिकेशन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न विकल्पों में से वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन करना है। निम्न विकल्पों में से वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। कह रहा है सीमित दायरा होना। सीमित दायरा होना का अर्थ क्या होता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है सीमित दायरा होना वाक्य के लिए सही लोकोक्ति आपको बताना है। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक क्या होती है? सीमित दायरा होना मतलब होता है मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द आपको पहचानना है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द आपको पहचाना है। छिपकली, जययाला, उजयाला, उजयाला, रचयिता, युधिष्ठिर। चलिए यहाँ पर 67 नंबर में जवाब यहाँ पर दे सकते हैं
छिपकली तो ऐसी होती नहीं है, उजियाला भी नहीं होगा, देर रचयिता यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट बिल्कुल आ रहा है, जिसका जवाब बिल्कुल आ रहा है राइट है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद आपको चयन करना है। कह रहे तप और तप्य, है ना। तप मतलब क्या होता है और तप्य मतलब क्या होता है। देखो तप मतलब तप करने वाला, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं आपका बनेगा क्या, आपका बनेगा यहाँ पर तपस्या और शिव, क्या बनेगा। तो यहाँ पर तप मतलब होता है तपस्या और तप्य मतलब होता है आपका शिव। तो इसका जवाब बनेगा सी नंबर आपका बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। उत्कर्ष के पर्यायवाची, उत्कर्ष मतलब क्या होता है, उत्थान, है ना, तरक्की करना या अभ्युदय होना, है ना, आपकी होते हैं। तो इसका मतलब है आपका जवाब क्या बनेगा, उत्थान, तरक्की, अभ्युदय और समृद्धि। यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर आपका राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया भी होगा कि पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ होती हैं, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मतलब आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ी आपकी आती है पूर्वी हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। चलिए, ऋषि स्वर आपका नहीं है, किस में नहीं है, कृपा, कृष्णा, दृष्टि और आपका रिवाज। तो यहाँ पर आपका 71 नंबर में यहाँ पर ऋषि स्वर किस में नहीं है, रिवाज में। मतलब ये जो आपका ऋषि है ये रा नहीं होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो आपके नीचे लगे होते हैं ना, ये यही का आपका कह सकते हैं आधा होता है। मतलब ये जो ऋषि है इसका आधा जो आपका होता है यही होता है, मतलब ऋषि आधा यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। तो ये रा नहीं होता है, ये ऋषि वाला होता है ना, रिली बोल देते हैं, रिले। तो ये इसमें है लेकिन रिवाज में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारतूस किस भाषा का शब्द है। कारतूस किस भाषा का शब्द है। अरबी, फारसी, फ्रेंच या तुर्की। चलिए, कारतूस किस भाषा का है, 72 नंबर में लॉक करिए, जल्दी से ऑप्शन लॉक करिए। जो लोग बाद में जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। कहने वाले आप करते हैं, आप लोग लाइक शेयर भी कहने पर ही करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं वह कारतूस किस भाषा का है, 72 नंबर में। यहाँ पर फ्रेंच भाषा, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। यहाँ पर जो कारतूस है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कैसा है, फ्रेंच भाषा का है। ऑप्शन हमने आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अपराधी था इसलिए उसे सज़ा मिली। वाक्य बताना है कैसा है, वह अपराधी था इसलिए, क्या दिया है, इसलिए दिया है। अब ये बताइए, इसलिए का जो प्रयोग करते हैं कहाँ पर करते हैं, मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में। सरल में तो करेंगे नहीं, है ना, सरल में तो करेंगे नहीं। इसका मतलब है वह अपराधी था, है ना, तथा उसे सज़ा मिली। दोनों वाक्य प्रधान है, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं जो जवाब बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, संयुक्त वाक्य। क्या बनेगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर 73 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा। यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, दोहा, सोरठा, दृष्टांत, चौपाई। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छंद में आपने दोहा छंद पढ़ा, सोरठा पढ़ा, चौपाई पढ़ा, लेकिन यहाँ पर दृष्टांत आपका नहीं होता है। क्या, दृष्टांत नहीं होता है। ये अलंकार में आपका कह सकते हैं देखने को मिल जाएगा, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा बन जाएगा। चलिए, यहाँ पर बताइए, प्रेरणार्थक की दृष्टि से यहाँ पर देखते हैं क्या सही बनेगा। कह रहा, मकान मालिक ने पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया। तो ये तो बनेगा नहीं हमारे हिसाब से, ये शुद्ध वाक्य बनेगा नहीं बनेगा। मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया। अच्छा भाई, मकान मालिक ने पुलिस द्वारा, है ना, पुलिस द्वारा, बिल्कुल इसमें सी वाले को राइट कर दीजिए, दिक्कत आपका नहीं है। यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया आपको खाली स्थान एक अनुच्छेद आपका होता है, और यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आपके दिए होते हैं जहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये भी सॉल्व हो जाता है। बस आपको सेंटेंस जोड़ना होता है। क्या, सेंटेंस आपको जोड़ना होता है। जैसे आपका 76 नंबर दिया गया है, तो यहाँ से आप पढ़िएगा कि महंगाई की समस्या का समाधान क्या होता है भाई, समाधान ही तो होता है कि और कुछ होता है, और कुछ हो सकता है।
नहीं हो सकता है ना, मतलब यहाँ पर जो भरा जाएगा समाधान भरा जाएगा, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए, यहाँ पर जो आपका दिया गया है उसको यहाँ पर हम लोग भरेंगे, है ना। 77 वाले में हम लोग अगर भरेंगे तो इस प्रकार भर देंगे कि उत्पादन, है ना। तो इस प्रकार से इनको जब हम सामने होंगे पूरे पूरे आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हिंदी साहित्य के कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। चलिए, गद्यांश के क्वेश्चन आप अपने अकाउंट में जोड़ सकते हैं, खाते में अपने जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर बताइए कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। 67 का जवाब देना है और 67 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर 80 घाट पर। कहाँ पर, 80 घाट। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि इनमें से कौन बनेंगे। चलिए, 68 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो हैं आपके कौन, कबीर दास हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से सबसे पहले अपनी आत्मकथा जो लिखी थी वो आपका लिखा था किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कई बार आपने प्रैक्टिस सेट में देखा होगा, पूछा भी जाता है कि राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है। तो राष्ट्र कवि के रूप में हम लोग जानते हैं किसे, मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए, अगला बताइए, छायावाद के प्रवर्तक का नाम। छायावाद के प्रवर्तक का नाम आपसे पूछा गया है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए नंबर, बिल्कुल सही है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है, तो आपकी जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर बनेगा ऑप्शन आपका ए नंबर, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि थे। भूषण किस रस के कवि थे, वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस या करुण रस। चलिए, 72 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन बनेगा क्या, भूषण किस रस के थे, तो आपके वीर रस के थे। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, ए नंबर, वीर रस के थे, ठीक है। वीर रस, यहाँ पर पूछा किस रस के कवि, तो आपके वीर रस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। लाइक शेयर भी करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। सब लोग लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, बताइए, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। हिंदी का आदि कवि माना जाता है किसे। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन डी नंबर या सी नंबर। हिंदी का आदि कवि किसे कहते हैं, तो आपके स्वयंभू को। किसे, स्वयंभू ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या बन जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो यहाँ पर 73 का ऑप्शन बनेगा, 74 का ऑप्शन बनेगा कौन सा है, यहाँ पर आपका सी नंबर 7 है। कितने हैं, 7 हैं। कभी कभी सोपान भी दिया होता है ना, कांड नहीं होंगे तो कभी कभी सोपान भी आपको दिया होता है, ठीक है। चलिए, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार कौन है। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार कौन है। चलिए, यहाँ पर बताना है श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। किसे, परीक्षा गुरु को माना है। लेकिन यहाँ पर आपकी श्रीनिवास दास इन्होंने भी माना है। तो ऑप्शन में आपको एक दे दिया है, तो आपको इन्हीं को मानना है। अगर ऑप्शन में नहीं होता तो आपके पास एक ऑप्शन और होता कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास यहाँ पर किसे माना है, तो आपकी परीक्षा गुरु को, ठीक है। चलिए, अगला है, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। तो कलाधर उपनाम से जो कविता लिखते थे वो कौन लिखते थे। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद के हिसाब से ऑप्शन देखेंगे तो आपका यहाँ पर आंसू बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इससे याद रखना है कि कलाधर उपनाम से जो कविताएं लिखते थे वो आपके जयशंकर प्रसाद लिखते थे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद लिखते थे, ये आपको रटना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं। हिंदी, पंजाबी, सिंधी या उर्दू। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बन जाएगा,
तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यहाँ पर आपका पंजाबी बिल्कुल सही जवाब है। ये पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक थी। पंजाब अर्थात भारत में जो गुजियारावाला जिला है वहाँ पर आपकी पैदा हुई थी। ठीक है, चलिए, और कहा जाता है कि पंजाबी भाषा की पहली कवित्री भी इन्हें ही माना जाता है, आपके अमृता प्रीतम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। चलिए 78 का ऑप्शन बिल्कुल ईजी है, यहाँ पर आपका कौरवी हो जाएगा, कौरवी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। चलिए पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है आदिकाल, अच्छी बात है, और जवाब दीजिए यहाँ पर आपका जवाब, तो बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा आदिकाल की रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किस काल की, तो आदिकाल की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार किसे कहा जाता है। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार किसे कहा जाता है, यहाँ पर 80 नंबर जवाब देना है, और 80 का ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर आपके लल्लू लाल। कौन है भाई, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लल्लू लाल आपके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए बताइए किसके लिए उन्हें प्राप्त हुआ था, और हमने आपको कल भी बताया था 1972 में, है ना, उनके उर्वशी के लिए प्राप्त हुआ था। किसके लिए, उर्वशी के लिए। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपसे किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए रीतकाल, भक्ति काल, आदिकाल या आधुनिक काल। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, भक्ति काल। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, भक्ति काल को यहाँ पर कहा जाता है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। चलिए 83 को ऑप्शन देना है, और 83 को ऑप्शन राइट क्या बनेगा, यहाँ पर बिहारी दास को कहा जाता है, बिहारी जी को कहा जाता है, बिहारी जी को गागर में सागर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं, और ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, याद रखिए डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन हैं। चलिए प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के जो रचयिता हैं वो आपकी कौन हैं। यहाँ पर जवाब बनेगा मुल्ला दाऊद। कौन, मुल्ला दाऊद। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो भी नया क्वेश्चन मिले उसे नोट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। चार रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन, घासीदा तासी, शिव सिंह सेंगर। चलिए यहाँ पर जवाब आपका क्या बनेगा। चलिए जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब यहाँ पर 86 का बनेगा सी। यहाँ पर घासीदा तासी, है ना, घासीदा तासी, वैसे गरसा दा तासी आपका होता है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या आपसे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है। चलिए 87 का जवाब देना है, तो यहाँ पर 87 का जवाब क्या बनेगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी, सिद्ध सामंत काल। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध सामंत काल कहा है। ऑप्शन सी राइट आपका बन जाएगा। अगला, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, मतलब ये क्या है, चंपू काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या मुक्तक काव्य है। ठीक है, जब कभी भी गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा जाता है उसे चंपू शैली बोल देते हैं, चंपू काव्य। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए कामायनी एक महाकाव्य है, जो कि आपके जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, दिनकर किस रस के कवि हैं। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। बीरस, करुण रस, रौद्र रस या श्रृंगार रस। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा। देखो ये तो आपके सबसे पहले क्या थे, लेखक भी रहे हैं, कवि रहे हैं और निबंधकार भी रहे हैं, और इन्होंने आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के रूप में इन्हें स्थापित किया गया है। किसमें, वीर रस के रूप में इन्हें स्थापित किया गया है, अर्थात वीर रस। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिवादी, पलायनवादी, भाग्यवादी या अवसरवादी? चलिए 90 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर निराला जी का जो कह सकते हैं एक ओजस्वी और नए तेवर के आपके क्रांतिकारी है ना, एक ऐसे आपके क्रांतिकारी ने कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो निराला जी थे इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में, ठीक है ना, और उनकी कविताओं में ओजस्वी और नए तेवर के कारण इन्हें क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, ठीक है। निराला जो थे आपके छायावादी प्रवर्तक आपके थे, ठीक है। राम की शक्ति पूजा इनकी एक लंबी कविता भी है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? यहाँ पर जवाब देना है और सही जवाब इनमें से कौन सा बन जाएगा। कल कोई कमेंट कर भी रहा था है ना कि यहाँ पर क्या होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? चलिए, कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास या परमानंदास? तो याद रखिएगा ये अष्टछाप के कवियों में सबसे ज्येष्ठ थे आपके कुंभनदास, ठीक है। कौन? तो आपके सबसे ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़े थे कुंभनदास, और सबसे छोटे की अगर बात करते हैं तो सबसे कनिष्क थे नंददास, ठीक है। सबसे कनिष्क थे, छोटे थे नंददास थे। तो इसका जवाब आपका बनेगा ए नंबर। सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में जो माना गया है ना अष्टछाप में, वो कुंभनदास को माना गया है। नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और काव्य सौराष्ट्र की दृष्टि से, किससे? काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान सूरदास का आता है। तो दोनों पॉइंट में अंतर है, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं कि काव्य सौष्ठ की दृष्टि से सूरदास का पहला स्थान आता है, ठीक है ना। फिर आपका किसका आता है? तो आपके कह सकते हैं नंददास का आता है, फिर नंददास का आता है। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाता है तब आप कुंभनदास बताएंगे, ये क्योंकि सबसे कनिष्क सबसे ज्येष्ठ थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? यहाँ पर ऑप्शन राइट क्या बनेगा 92 नंबर में? तो 92 का जवाब यहाँ पर क्या बनेगा, आप लोगों को जवाब देना है, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब हमने आपको बहुत पहले भी बता दिया है, कई बार आपको बताया भी है, ठीक है ना। तो इसका जवाब जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग जवाब देंगे। साथ में आप लोग बताइएगा कि आज का जो स्कोर रहा है वो आपका कितना रहा है, ठीक है। आप गद्यांश जो आपका दिया था अनुच्छेद, उसके भी आप नंबर जोड़ सकते हैं। और क्वेश्चन उम्मीद है शायद आज 56-57 क्वेश्चन भी आपके रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही डेली टेस्ट आपको मिलते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर उम्मीद है कि कल से आपकी एक सुबह 6 बजे एक वीडियो भी आपको आने वाला है, तो उस वाली क्लास को भी आप डेली यहाँ पर कह सकते हैं देखते रहिएगा। बेहतरीन क्लास होगी, अच्छी क्लास होगी, सुबह 6 बजे आपको मिलेगा। और शायद हम संविधान से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। सभी लोग लाइक शेयर भी करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। जो आप दे सकते हैं वो आपके क्या है, तो आपका लाइक ही है, ठीक है। सपोर्ट करते रहिए। जो भी समय सारणी में कोई परिवर्तन होता है तो भी आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट सभी को।